जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग क्लास 9th के अध्याय 1 भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो का जो पहला हेडिंग जो है लिखा गया है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं स्थिति का अर्थ क्या होता है, कि उसका लोकेशन क्या है, भारत का जो लोकेशन है वो ग्लोब पर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ भारत का विस्तार अर्थात फैलाव कितना है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा देश भारत विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। अर्थात इसका कहने का अर्थ इस लाइन में है कि भारत जो है विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी भारत का भी अपनी प्राचीनतम संस्कृतियां हैं। उसी के साथ साथ भारत में जो है प्राकृतिक विविधता होने के साथ साथ इसका अर्थ क्या है, भारत में विभिन्न तरह के पहाड़ी क्षेत्र हैं, जलवायु हैं। उत्तर भारत की जलवायु थोड़ा सा ठंड प्रदेश है, उसी के साथ साथ दक्षिण भारत की जो जलवायु है गर्म प्रदेश है। फिर भी इसके साथ साथ भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यह देश जो है यथार्थ यह जो भूमि है विविधताओं में होती होती है, यानी अलग अलग धर्मों के लोग रहने के साथ साथ यहाँ पे लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं, यह इस लाइन में कहा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत सभ्यता में विकसित हुई थी। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। इसका अर्थ क्या है, जो बिहार जो है, बिहार में वैशाली गणराज्य था, उसमें सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखना है। और वैशाली का जो आधुनिक नाम है अभी के समय में वो है हाजीपुर। ठीक है, अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, और वह महासागर है हिंद महासागर। तो इस बात को भी आप सभी लोग याद रखिएगा। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इसको समझिए, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके साथ साथ भारत ने 10 वर्षों में भारत ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति किया है। इसके साथ साथ भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो भारत के विकास में कुछ हद तक बाधक बन रही है। चलिए इसके साथ साथ हम लोग आगे और विस्तार तरीके से पढ़ेंगे, और आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और यह अध्याय आपको दिलो दिमाग में छप जाए। देखिए, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत एक विशाल देश है। इसके मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए, जब कभी भी ऐसे लिखा हो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी इसका मतलब क्या है, जब एक 8 के ऊपर यानी 8 के ऊपर 0 जैसा सिंबल रहेगा इसको कहेंगे डिग्री, और जब 4 रहेगा 4 या फिर कोई भी संख्या रहे उसके ऊपर एक डैश रहेगा, यानी एक डैश रहेगा, एक डंडा रहेगा तो उसको मिनट कहेंगे। अगर वही किसी संख्या पे डबल डंडा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंड कहेंगे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत के मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि का जो विस्तार है, ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी उत्तर का अक्षांश। इस बात को मैं आप सभी को मानचित्र की सहायता से बताऊंगा। उसके साथ साथ भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो हम लोग समझते हैं। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है इसको आप लोग समझिए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं इस प्रकार। देखिए कैसे याद रख सकते हैं इसको, आप लोग यूं मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे जो 8 डिग्री 4 मिनट लिखा है तो इसको आप लोग 84 याद कीजिए, और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट जो लिखा है इसको आप लोग याद कीजिए 376, यानी 84 376। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 84 376 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे मैं इस वीडियो के सहायता से आपको काफ़ी सही तरीके से मानचित्र से समझाऊंगा।
अब देखिए क्या है, हम लोग यह समझ गए। इसके साथ साथ भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित कर दिया जाए तो दक्षिण में इसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। इसको मैं आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अब देखिए भारत में एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। ठीक है, भारत की जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है। देखिए इसके बारे में हम लोग अभी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे मानचित्र से। देखिए ये रहा हमारा भारत का मानचित्र। आप सभी को इस मानचित्र की सहायता से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखा जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे किसी भी मानचित्र में अगर हमको दिशा देखना हो तो आप सभी को पता है कि किसी भी मानचित्र में हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला जो दिशा होता है वो उत्तर दिशा होता है। ठीक है, ऊपर वाला दिशा जो क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, और उसके नीचे वाला दक्षिण दिशा होता है, और इसके राइट वाला जो दिशा होता है वो पूरब होता है, और उसके लेफ्ट वाला जो दिशा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। तो भारत के जो देखा जाए, भारत की जो पश्चिम से पूर्व की जो कुल लंबाई है, भारत की जो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वह कितना है, वह है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। यानी देखा जाए तो 29 और 33 में केवल 4 का ही अंतर है। अगर 29 में हम लोग 4 जोड़ दे तो वह 33 इजीली हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग याद रख सकते हैं आसानी तरीका से। एक ट्रिक भी मिल गया हम सभी को। प से 4 मान लेते हैं पश्चिम, और ये भी पश्चिम, तो 4 का अंतर हो रहा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी 29 और 33 के लिए सही टिक लग जा रहा है हमारा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप सभी को बताया हूँ भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं ग्लोब पे जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कौन सी रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा। तो भारत पे जो देशांतरी रेखा का विस्तार है, और देखा जाए तो देशांतरी रेखा कैसी है, खड़ी है पूरी मैप पे। ठीक है, जैसे इस मैप में देखा जाए तो ये वाला जो रेखा है ऊपर से जो आ रहा है ऐसे, तो ये देशांतरीय रेखा है, और इसके साथ साथ ये जो रेखा आ रहा है ये भी एक देशांतरीय रेखा है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। और ये जो रेखा है ये एक अक्षांशीय रेखा है, ये भी एक अक्षांशीय रेखा है, ये भी एक अक्षांशीय रेखा है। तो ठीक है, इस बात को मैं आप सभी को और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है भारत का देशांतरीय विस्तार। उसके साथ साथ आप सभी लोग यह जान गए कि भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। आगे हम लोग समझते हैं इस बात को। अब देखिए इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताया था कि भारत जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते भी हैं इधर भी, जैसे मैं आप सभी को बताया हूँ कि अगर दक्षिण में देखा जाए इंदिरा पॉइंट वो है कितने डिग्री पर, यानी कितने डिग्री पे स्थित है, वो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। तो भारत की जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री से नहीं 8 डिग्री से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2008 में एक महा सुनामी आया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, द्वीप समूह है। तो द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, जल से, वही द्वीप समूह होता है। और आप सभी लोग जानते हैं द्वीप उतना बड़ा नहीं होता है एक देश के मुकाबले, एक महाद्वीप के मुकाबले। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं जो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, आप सभी लोग जान चुके हैं। और इसकी कुल लंबाई देखा जाए भारत की कहाँ से कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण तक, तो आप सभी लोग जानते हैं 3214 किलोमीटर भारत की कुल लंबाई है। कहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है,
उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप सभी को कुछ और बताना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के जो उत्तरी अंतिम बिंदु है, उत्तरी अंतिम बिंदु यहीं पे स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ठीक है, और अभी देखा जाए तो भारत में जो इंदिरा कौल है वो जम्मू कश्मीर में था, किताबों के अनुसार देखा जाए। लेकिन आज के समय में जो देखा जाए, इंदिरा कौल जो है मानचित्र की सहायता से जब आप समझेंगे इस बात को, तो इंदिरा कौल आज के समय में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भारत की जो पूर्वी बिंदु जो है वो है कीवीथू। कौन से राज्य में? ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे है कीवीथू। उसके साथ साथ देखा जाए तो पश्चिम में गुहार मोती, कहाँ पे? ये कच्छ में, कच्छ यानी कच्छ का जिला है गुजरात का, वहीं पर यह स्थित है। उसके साथ साथ देखा जाए भारत का जो अंतिम दक्षिणी बिंदु जो है, भारत का जो अंतिम दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का नहीं, अगर भारत के मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर वही भारत के दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, मुख्य भूमि पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु नहीं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम भूमि पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, और दक्षिणतम बिंदु केवल पूछा जाएगा भारत का, वो होगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे स्थित है वो। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट पे। इसके साथ साथ आप सभी लोग और एक बात समझिए, मैं आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि भारत के उत्तर में आप सभी लोग जानते हैं नेपाल है। ठीक है, भारत के उत्तर में नेपाल है, चीन है, भूटान है। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। आप सभी लोग जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस तरह प्रश्न आ सकता है कि भारत के उत्तर में क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है प्यारे दोस्तों? वह अरब सागर, अरब सागर है। ठीक है, उसी के साथ साथ भारत के पूरब में देखा जाए तो वह है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। उसके साथ साथ देखा जाए तो भारत के जो दक्षिण में जो है क्या सा सागर है? हिंद महासागर है। ठीक है, अब देख समझिए इस बात को, इससे बात और समझने को मिलता है। भारत का 2 द्वीप है, भारत के पास 2 द्वीप है, 2 आइलैंड है। एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरा जो है अंडमान निकोबार। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ के रखिएगा, और इसके बाद समझते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, इस बात से आप सभी को बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब देखा जाए तो एक और आप सभी को एक डाउट होगा कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो अक्षांशीय रेखा होता है उसकी मदद से किसी स्थान की जलवायु या उसकी स्थिति पता किया जाता है ग्लोब पे। साथ ही साथ देशांतरी रेखा के मदद से आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी देश की समय निकाला जाता है देशांतरी रेखा के मदद से। तो भारत में एक देशांतरी रेखा गुजरती है भारत के ठीक बीचों बीच से, वो है 82 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम लोग कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय स्टैंडर्ड समय, भारतीय मानक समय। ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है। ठीक है, और पूछता है इस तरह से भी भारत की जो समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से GMT से कितना आगे है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा प्लस 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जो भारत की जो आकृति है उसके बारे में हम आगे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए इतना जो हिस्सा है ना, इस सब को हम लोग उत्तर भारत के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है आप सभी लोग जानते होंगे, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है, पानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सागर, ये सब बाबू प्रायद्वीपीय भारत में आती है। प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ क्या है? वह स्थल या वह जमीन जो 3 ओर से जल से घिरे हो। तो देखा जाए तो भारत भी एक प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्यों? भारत को अगर देखा जाए, पूछा जाए, इस तरह भी पूछा जा सकता है, दक्षिण भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका अर्थ सीधी सी यही होगा कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत के पूरब में क्या है? अरब सागर है, सॉरी पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। तो इस बात को आप सभी लोग क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत की आकृति कैसी है या आकार कैसा, हम लोग यह बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सभी लोग जानते हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख 8 लाख वर्ग किलोमीटर है।
तो यह समझने से पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत जो है एक विशाल देश है। इसके साथ साथ इसकी क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप सभी को मैं बता दूं, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 32,84,263 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, भारत की कुल यह क्षेत्रफल है। इसके साथ साथ आप सभी लोग समझिए, तो जो भारत की जो कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका अर्थ क्या है, आप सभी लोग यह समझिए कि पृथ्वी पर जितने भी जमीन है उसमें भारत का जो हिस्सा है ना वो 2.4 हिस्सा है, ठीक है, यानी भारत उसमें थोड़ा सा स्थान रखता है, यानी 2.4 बहुत एक छोटा सा वैल्यू होगा ये, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग समझते हैं ना जाए रुरा। अब देखा जाए आगे, तो यह इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस देश के पास कितना परसेंटेज भूमि है, उनका क्षेत्रफल बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया रूस का लगभग 170 लाख है, ठीक है, क्षेत्रफल। उसके साथ साथ कनाडा का जो है 99 लाख कुछ है। उसके साथ देखा जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पे चीन होगा, यह नाम गलती लिख दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे चीन होगा। इसका जो क्षेत्रफल जो है 98 लाख कुछ दिया गया है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो होगा यह अमेरिका होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा 95.9 लाख होगा, ठीक है। और आप आगे देख सकते हैं हम लोग को भारत ये रहा जिसका क्षेत्रफल कितना है 32.8, ठीक है। न्यू आंकड़े के अनुसार यह सुधार कर दिया गया। आप सभी लोग इसके बारे में गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं विश्व के 7 बड़े देश। विश्व के 7 बड़े देश देखा जाए तो इसमें पहला आता है रूस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। दूसरा कनाडा। तीसरा चीन। चौथा यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। पांचवा ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। तो यह पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो यह हो सकता है 7वां, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, यानी भारत की जो जमीनी सीमा रेखा है, बॉर्डर जो है काफ़ी बड़ा है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। इसका अर्थ क्या है, मैं आप सभी को मानचित्र की सहायता से बताता हूँ, ठीक है। स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबा है। भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए मानचित्र आ रहा है। देखिए स्थलीय सीमा रेखा क्या होता है, स्थलीय सीमा रेखा का अर्थ है स्थल वाला क्षेत्र। तो यहाँ से जो क्षेत्र है ये सभी लोग सीमा रेखा है, ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा है, ये वाले, ठीक है, और ये सब भी देखा जाएगा, ठीक है। तो इस सब को देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और उसके साथ साथ नीचे देखा जाए तो मैं आप सभी को बताया हूँ जो तट है, तट क्या होता है, नदी के किनारे का जो हिस्सा होता है उसे तट कहा जाता है, ठीक है, महासागरों के किनारे का जो हिस्सा। तो ये जो है इनका जो कुल लंबाई है कितना है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर। उसके साथ साथ आप सभी लोग समझिए, ये सभी जो द्वीप है इन सबको देख लिया जाए और ये सभी द्वीप को देख लिया जाए तो और इसमें जोड़ दिया जाता है कितना, इसमें और जोड़ दिया जाता है आप सभी लोगों का 1416, ठीक है, 1416 जोड़ दिया जाता है इसमें, और 1416.6 ये हो जाते हैं 7516.6 हो जाते हैं, यानी टोटल 7500 हो जाता है। अब देखिए ये जो 7500 जो है, भारत की जो जमीन जो सीमा का बॉर्डर है ना, ये दुगुना होना चाहिए इसका, ठीक है, इस बात को समझिएगा।
जो तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो स्थलीय सीमा रेखा की कितनी है, दुगुनी है। ठीक है, इस बात को समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ 7500, वहाँ है 1500, तो बहुत अंतर, 15,000 है वहाँ पे, यहाँ पे 7500, तो दोनों में बहुत अंतर है। यानी जो तट रेखा जो है भारत का स्थलीय सीमा रेखा क्या है, दुगुनी है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, इस बात को हम सभी लोग समझ चुके हैं। अब आगे इस बात को हम समझे और अच्छे तरीका से, उससे पहले विश्व के 7 बड़े देश हमने देख लिया, भारत का कौन सा स्थान है, 7वां है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं। भारत की जो आकृति है मोटे तौर पर त्रिभुजकार है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात में मुझे एक डाउट लग रहा है कि अगर भारत की जो आकृति त्रिभुजकार है तो इसके भाग को हम लोग चलिए देखते हैं। इसके उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर पतला होता गया है। यह सबसे अंतिम, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले भारत की आकृति देखा जाए। ठीक है, देखिए भारत की जो आकृति है अगर देखा जाए ऐसे, तो हाँ, लेकिन लग तो रहा है त्रिभुजकार है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाएगा इसको। भारत की जो आकृति है, आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो इसको कुछ ऐसे मिलाया गया है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, इसके साथ साथ दक्षिणी बिंदु जो है, इन सबको मिलाया जाएगा तो ये पता चलेगा कि भारत की जो आकृति है त्रिभुजकार नहीं, चतुर्भुज की जैसा है। इसको एसएसटी की भाषा में, समाज भूगोल की भाषा में इसको कहते हैं चतुष्फलकीय आकृति। ठीक है, तो भारत की जो आकृति है चतुष्फलकीय है। यह किताब काफ़ी दिनों से इस संशोधन नहीं किया गया है, इसके वजह से इसमें बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो इस बात को आप समझ कर रखिएगा। चलिए, हाँ, ये लोग हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग यह पढ़ रहे थे कि छोर पर, दक्षिणी छोर पर भारत की मुख्य भूमि अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे अंतरीप या कुमारी या कन्याकुमारी कहते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं भारत की जो आकृति है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कन्याकुमारी है, अंतरिक्ष क्यों रूप ले लिया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो है पतला हो गया है बहुत हिस्सा यहाँ का। ठीक है, क्योंकि इधर भी समुद्र है, इधर भी सागर है, इधर भी हिंद महासागर है, तो यहाँ की सागर की लहरें काफ़ी तेजी से जाती है, तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो संकरा हो गया है। संकरा का मतलब बहुत पतला हो गया है। ठीक है, और अंतरिक्ष का भी डिफिनीशन यही होता है कि वह क्षेत्र, वह स्थल की भूमि जो 3 ओर से समुद्रों से घिरी रहती है और काफ़ी पतली होती है, वो उसे अंतरिप कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय सीमा का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे, भारत के प्रायद्वीप होने के कारण। हाँ, मैं ये भी आप सभी को बता चुका हूँ भारत के प्रायद्वीप होने के क्या कारण थे, आप सभी ने देख भी लिया इसको। ठीक है, भारत के प्रायद्वीप होने का मुख्य कारण था, मैं बताया था कि प्रायद्वीप क्या होता है, वह स्थल जो 3 ओर से किससे घिरे हो, सागर से या जल से घिरे, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रायद्वीप होने का 3 कारण मैं बताया भी था कि भारत के इस दिशा में क्या है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, तो भारत की जो आकृति है इसके बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी को समझा दिया। ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दूसरा जो है पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ये यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीप के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है। ठीक है, तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है हिंद महासागर के बीचों बीच है। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी लोग समझिए, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत है। आप सभी लोग को मैंने बताया था कि भारत जो है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है इस लाइन में। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग
दोनों में जो समानता है वह 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का। कैसे? आप सभी को मैंने बताया था भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 84 डिग्री बताया था आप सभी को मैंने। 84 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उसके साथ साथ 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इसमें देखिए और उसमें देखिए 30 गो इसमें से जोड़ेंगे उसमें तो कितना आएगा? लगभग 29 डिग्री आ रहा है। और इसमें भी देखा जाए तो लगभग 29 डिग्री, तो लगभग में मान लिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। कितना मान लिया गया है? 30 डिग्री। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार, उन दोनों में कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के देशांतरीय यानी गोलार्धों की तरफ जाएंगे, देशांतरीय रेखा का मान घटता जाएगा, सॉरी अक्षांशीय रेखाओं का मान घटता जाएगा, उसी के साथ साथ देशांतरीय रेखाओं का मान कम होता जाएगा, ठीक है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में और कक्ष के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो देशांतरीय रेखा है उसे समय देखा जाता है। आप सभी लोग देख चुके हैं यहाँ पे जो भारत का जो कक्ष है यानी अरुणाचल प्रदेश है, और उसके साथ साथ जो गुजरात है, गुजरात का जो कक्ष है, यहाँ पे जो मैं आप सभी को बताया था कि जो भारत की आकृति है, यहाँ पे जो हिस्सा जो था इसका जो विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट था, ठीक है। और यहाँ पे जो 97 डिग्री 25 मिनट, तो इन दोनों के बीच का जो लगभग जो अंतर आ रहा है 30 डिग्री का आ रहा है। और मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो जब 30 में 4 से गुणा किया जाएगा तो 120 आएगा, ठीक है। 4 तेई 12 120, और 120 में कितना मिनट? 120 मिनट में कितना मिनट? यानी 120 में 120 मिनट, यानी अर्थात कितना हुआ? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे का अंतर होगा। आप सभी लोग इस बात को समझिए, ठीक है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कक्ष में अंधेरा रहता है। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि जो अक्षांशीय रेखा या देशांतरीय रेखा जितना ही ध्रुवों के नजदीक होगा वहां पे अंधेरा रहेगा, और जो देशांतरीय रेखा ध्रुवों से दूर रहेगा वहां पे जल्द सूरज की रोशनी आएगी। तो अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है तो कक्ष के रण में यानी कक्ष है वहां पे क्या रहता है? अंधेरा रहेगा। वहां 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसे दोनों में देशांतरीय डिग्री का कितना अंतर है? 30 डिग्री के कारण होता है। 30 डिग्री के होने के कारण यहाँ पे गुजरात में अंधेरा 2 घंटा बाद होता है, जबकि 2 घंटा पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को बताया गया है, ठीक है। भारत का मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो भारत के इलाहाबाद नैनी से होकर जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कहाँ से जाती है? भारत की जो मानक समय रेखा जो है, भारत की जो मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद, जिसका वर्तमान समय में नाम हो गया प्रयागराज, नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको मैं आप सभी को मानचित्र से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यही हमारा 82 डिग्री 30 मिनट जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है प्रयागराज या इलाहाबाद, वहीं से एक गाँव शहर है या छोटा सा गांव है जिसका नाम है नैनी, वहीं से सबसे पहले भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। और इसको क्यों क्या रखा गया है? पूर्वी रखा गया है, पूर्वी देशांतर रखा गया है, ठीक है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। आगे इस बात को मैं आगे समझाता हूँ और अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इस बात को आप समझ चुके हैं। मानक माध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच गुजरती हो। देखिए मैं आप सभी को पहले भी बताया था कि जो देशांतरीय रेखा होती है उसके मदद से समय देखा जाता है, लेकिन जब किसी देश के बीचों बीच जो रेखा जाएगा उसी से उसका समय देखा जाएगा। ये नहीं कि मान के चलो कोई देश है या कोई स्थान है, उसे किनारे से देशांतर रेखा जा रहा है तो उसका समय नहीं देखा जाएगा, जो बीचों बीच जो लाइन जाएगी उसी से उसका समय देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग समझते हैं, वह देशों के बीचों बीच गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 डिग्री का गुणांक हो, ताकि
7 डिग्री 30 मिनट देशांतर दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। ठीक है, इस बात को मैं आप सभी को बहुत पहले भी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है या काटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आप सभी लोग जानते होंगे कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, तो इसको मैं आप सभी को अच्छे से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है जाती है कर्क रेखा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुजरात है, इसके बगल में ही क्या है आप सभी क्या जानते हैं आप लोग? क्या है यहाँ पे? राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या है? त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, हाँ ये भी बात याद रखिएगा कि कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में भी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यह देखा कि अक्षांशीय विस्तार और दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है, लेकिन वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने आप सभी को यह बात बता चुका था कि जम्मू कश्मीर का जो आधा क्षेत्र था वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2020 के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बना दिया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप सभी को आगे बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इस बॉक्स को समझते हैं हम लोग, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, यानी समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे है। मैं आप सभी को भी बताया था जो ग्रीनविच समय है लंदन में है, तो वहाँ के समय से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी एक ही जगह समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में 2 घंटा पहले होता है। देखिए, भारत की जो मानक समय रेखा है, सभी घड़ियाँ जैसे 24 आवर्स की जो घड़ी हो गई, 24 घंटे की जो घड़ियाँ हो गई, या फिर मोबाइल हो गया, वो सभी जगह एक ही समय बताता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपका गुजरात में सूरज उगता है। ठीक है, ये आप सभी को डाउट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अतः विषुवत रेखा से काफी दूर स्थित है तथा सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः सूर्य का कम ताप मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग केरल, तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है, अतः सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है, सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म और चादर लपेटे रहते हैं, वही केरल के किसान लुंगी नंगे बदन पर खेती करता है। अत्यधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है। केरल में सबसे इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। एक और बात, अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जलवायु पर प्रभाव अक्षांशीय विस्तार के कारण ही पड़ता है। ठीक है, केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लद्दाख की राजधानी में यह 5 घंटों का अंतर पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं आप सभी को मानचित्र की सहायता से काफी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को समझाता हूँ। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत है हिंद महासागर नीचे है। ठीक है, और शीर्ष का मतलब क्या होता है? इसके टॉप पे। तो हिंद महासागर के टॉप पे क्या है? भारत देश है। ठीक है, पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, पश्चिमी तट ये हो गया, भारत का पश्चिमी तट ये हो गया, और पूर्वी तट ये हो गया। भारत के पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध को स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर में भारत की स्थिति जैसी है उस तरह एशिया में और महादेशों के अलावा नहीं है।
इसलिए एक महासागर का नाम भारत के देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारत का विश्व के अनेक अन्य देशों के साथ संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा नहीं था, बल्कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। दर्रा क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से जो पतले पतले रास्ते होते हैं आने जाने का, उसे ही दर्रा कहा जाता है। ठीक है, पास उसको इंग्लिश में कहा जाता है। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है उसका पश्चिमी देशों के साथ एवं मध्य पूर्वी एशिया के देशों के साथ, दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ काफ़ी अच्छा संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचा जा सका। मसाला तथा मलमल कपड़े अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों से में निर्यात होता रहा। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला भारत पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव देश के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं। देखिए क्या हुआ था कि भारत का जो संपर्क विभिन्न देशों के साथ अच्छा रहा है प्राचीन काल से ही, तो क्या होता था कि भारत में व्यापार की शुरुआत होती थी। ठीक है, तो कुछ लोग भारत से कोई वस्तु खरीद कर ले जाते थे और कुछ अपने देश से भी भारत में कोई वस्तु बेचने आते थे। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में विभिन्न प्रकार के मसाले भी उपलब्ध थे। तो इसके साथ साथ पश्चिमी देश के लोग भी भारत में आते थे व्यापार के लिए और भारत से मसाला खरीद कर लेकर भी जाते भी थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग समझते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग मानचित्र के बारे में एक बार समझ लीजिए फिर से। देखिए ये समझा जाए तो ये जो है दिशा समझ लीजिए पहले। ठीक है, इधर का जो दिशा होगा पश्चिमी दिशा होगा, इधर का जो दिशा होगा उत्तरी दिशा, इधर का होगा पूर्वी दिशा और इधर का होगा साउथ दिशा। ठीक है, दक्षिणी दिशा। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं विश्व में कुल कितने महादेश है? कितने हैं? 7। ठीक है, तो सातों महादेशों के बारे में हम समझे तो ये रहा आपका एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, महासागरों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हिंद महासागर है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ पे भी प्रशांत सागर महासागर है, अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर यहाँ पे होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब समझिए भारत ये रहा। ठीक है, तो भारत के पूर्व का जो देश होंगे, पूर्वी देश इधर होंगे, पश्चिमी देश इधर होंगे और दक्षिणी देश इधर होंगे और इधर जो देश होंगे कौन से होंगे? उत्तरी देश। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिए। अब देखिए क्या होता है आगे, अगर हम लोग समझा जाए तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक शब्द मिला था, एक मैं देखा नहीं इसको। हाँ, बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? यह बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? देखिए बोध गया आप सभी लोग जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन, तो इसलिए उनके नाम पे बुद्ध पूर्णिमा भी रखा गया था। उसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी समय बोध गया में व्यतीत किया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व काफ़ी यहाँ के लिए योगदान में रखा जा सकता है। और यह पूछा जा रहा है यह किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है ये? गया। गया किस राज्य में है? बिहार राज्य में। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं और इस अध्याय को हम लोग प्रयास करें कि आज इस वीडियो में समाप्त कर दें। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं लगभग 9 हैं। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं लगभग 9 हैं। 7 देश ऐसे हैं जो भारत के स्थल सीमा से जुड़े हैं, यानी जमीनी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो जल के सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 7 देशों का मैं नाम बता देता हूँ। ठीक है, जो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए 7 भारत की इसको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उसको पहले इसको समझ लेते हैं। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी है, मैं आप सभी को वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से छूती है। इसका ट्रिक है बचपन MBA। ठीक है, इसके आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश हो गया ना, 1 मिनट, बांग्लादेश हमने रखा था, बी से बांग्लादेश, च से चीन, ब से बांग्लादेश। ठीक है,
च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, यह हमारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। भारत के जो पड़ोसी देश है 9 हैं, जिनमें स्थलीय सीमा रेखा से 7 देश जुड़े हुए हैं और 2 जल सीमा से जुड़े हैं। जल सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो ये श्रीलंका और दूसरा है जो है मालदीव जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन्हें द्वीपीय पड़ोसी देश कहा जाता है। द्वीपीय क्या होता है? द्वीप द्वीप समझते हैं आप सभी लोग। द्वीप में बताया था कि जल में वह छोटा सा क्षेत्र, स्थल क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? जल से, वह द्वीप होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग समझते हैं ऊपर वाला पॉइंट को। दक्षिण एशिया में भारत की एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। सार्क क्या है एक बार बता देता हूं मैं आप सभी को। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका अर्थ क्या है? देखिए, सार्क जो है, सार्क एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसका सदस्य भारत भी है और इसका मुख्य न्यायालय, यानी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, सार्क के सदस्य लगभग कितने हैं? चलिए हम लोग समझ लेते हैं। भारत भी सार्क का सदस्य है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। यानी सार्क के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, श्रीलंका भारत के मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। जो श्रीलंका जो देश है वो भारत के मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है इसको मैं आप सभी को मानचित्र से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुष कोठी से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर दूर है। इसे रेखीय द्वीपों की श्रीलंका को एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मैं आप सभी को समझाता हूं। पहले देखिए यहाँ पे समझा जाए, जो भारत जो है भारत और श्रीलंका के तटों के बीच की दूरी कितना है? लगभग आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा यहाँ पे। कितना है? लगभग 24 किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी जो है भारत से और पाकिस्तान के बीच स्थित है, सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। उसी के साथ साथ भारत और श्रीलंका को जो जल संधि जोड़ती है उसका नाम है पाक जल संधि। उसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा कि भारत का तट और श्रीलंका का तट, भारत के धनुष कोटी से श्रीलंका का तट कितना है? 24 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा जो ब्रिज बनाया गया है जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में आदम ब्रिज, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं एडमस ब्रिज। ठीक है, आदम पुल और एडमस ब्रिज। ठीक है, आप सभी लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को और भी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ऑनलाइन के क्षेत्र में मैं काफ़ी नया हूँ, मैं इसलिए मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन मैं इसको काफ़ी सुधार करूँगा। ठीक है, देखिए आगे हम लोग समझते हैं इस बात को। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। कुछ क्षेत्रों से ही पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह निकट 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसका अर्थ क्या है? यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बॉर्डर पे रहना। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विभिन्न देशों के सैनिक यहाँ खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भी अपने सैनिक को खड़े करके भारत की सुरक्षा करें। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत आता है। तिब्बत का जो पठार है चीन के अंतर्गत अब जो आता है। ठीक है, यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। ठीक है, कहाँ जो है? तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में आता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर पूरब की बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारा संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहा है। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र से
होकर गंगा में मिलती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का अर्थ क्या है? देखिए, शोक का अर्थ होता है कि उसका दुख। बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी के तटबद्ध तट जो है, तट का जो बांध है, टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। अब समझ में आ गया आप सभी को बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है कि 2008 में काफ़ी भयंकर बाढ़ आया था, जिसके चलते बिहार के जीव जंतुएं, उसके साथ नेपाल की कुछ सीमा पे जो बॉर्डर है, जैसे एक स्थल है रक्सौल, वीरगंज, वहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से उधर के क्षेत्रों में, सुपौल में बिहार के क्षेत्र है, यहाँ तक के जो क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी तरीके से बर्बादी हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से, चलिए उसको आगे हम लोग समझते, एक बार और समझ लेते हैं इन सब मानचित्र को। देखिए, ये जो क्षेत्र है आप सभी लोग देख रहे हैं, और इसमें का जो आधा जो क्षेत्र है ना, यहाँ का जो आधा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये किसका हो गया? लद्दाख, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया। देखा जाए तो भारत के जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान के बगल में एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। उत्तर में देखा जाए तो चीन है, तिब्बत। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए तो ये सभी रेखाएं हैं, कर्क रेखा ये रही, सभी आप सभी लोग देख सकते हैं 23.5 डिग्री पे। ठीक है, हाँ, और जो मैं भारत का पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। और ये रहा भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश, एक मालदीव हो गया, एक हो गया श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, आप सभी लोग इस बातों को समझ चुके होंगे। जुड़ा है। ठीक है, वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा विकास की जिम्मेदारी भारत की है। जो भूटान जो देश है उसकी सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है। भूटान के पूरब में चीन एवं भारत की सीमा रेखा हिमालय के श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। समझिए इस बात को, भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जो हिमालय की श्रेणियों में स्थित है। इसका नाम क्या दिया गया है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार के तीनों सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। अरुणाचल, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यह। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक स्थान पर मिलती है। देखिए कौन सा स्थान है वो लोग देखते हैं हम लोग इस बात को। चीन की सीमाएं, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं और म्यांमार की सीमाएं एक स्थान पर मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश, चीन की सीमा और म्यांमार की सीमा यह स्थान पे मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इधर से म्यांमार, ये सब म्यांमार का क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और इधर का जो क्षेत्र हो गया ये सब चीन का क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे जो क्षेत्र हो गया ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया। ठीक है, चलिए अरुणाचल, ये मैं आप सभी को बातें समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यानी पूर्व की जो पहाड़ियाँ उनसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण भारत में पहाड़ियाँ म्यांमार को आराकोरम योमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। ठीक है, पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित पर्वतमालाएं अत्यंत जटिल एवं उबड़-खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत कठिन है। इसके क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क आसान नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जो म्यांमार का जो क्षेत्र है उधर एक पर्वत है जिसका नाम जो है आराकम योमा पर्वत है, जो क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, पानी से ऊपर आ जाती हैं वो लोग। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो है म्यांमार की तरफ से जो क्षेत्र है
उधर काफ़ी जो देश जो ऐसे हैं भारत के साथ आसानी से संपर्क नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि उधर के जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र भी है और मतलब जो है पर्वत श्रृंखला है, इसके कारण भी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकास होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत यानी हिंद तिब्बतियन मार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपके दर्रे से होकर गुजरती है, सिपकी दर्रे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकास होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगमय नहीं रह पाई है। इसका मतलब है कि अब कठिन नहीं रह पाई है, ठीक है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश को छूती हैं और पाकिस्तान को छूती हैं, ये इसके बारे में हम सभी को बताना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है, कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस तरह के पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। इसके साथ साथ बांग्लादेश आप लोग समझ चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा जो है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा, ठीक है, क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इसको मैं आप सभी को साथ कुछ क्वेश्चन साझा करता हूँ, उसके बाद से मैं भारत के, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं को बताऊंगा, ठीक है। देखिए जो मैं पढ़ाया हूँ आप सभी लोग देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैं आप सभी को बताया था 7वां, 9वां, 5वां, 8वां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां, ठीक है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है अर्थात 37 जैसे एक जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। इसमें कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 29 डिग्री कुछ आ रहा है, ठीक है। यानी मान लिया जाए तो लगभग में 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। आगे की और प्रश्नों की ओर हम लोग देखते हैं। भारत का मानक मध्य रेखा का मान है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो मानक समय रेखा वो कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो आप सभी को मैंने बताया था 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर, भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तटीय सीमा रेखा की कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की कितनी है? यानी पूछा जा रहा है जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तट का कैसा है, यानी आधा है तो आधा मार दिया जाएगा, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के कितनी बड़ी है? यानी देखा जाए तो समझिए इस क्वेश्चन में समझने वाला अंतर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 गुनी है, 2 गुनी। इस क्वेश्चन को आप समझकर बनाइएगा तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आप सभी को मैंने बताया मैकमोहन रेखा, ठीक है। इन सभी को अगर आप सभी को क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सभी लोग मुझे बताएं ज़रूर, ठीक है। चलिए मैं उस क्वेश्चन को हल करवा देता हूं जो ऊपर था। भारत और पाकिस्तान, क्या क्वेश्चन था पहले एक बार देख लिया जाए। भारत के कितने राज्य सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान को छूती है, इसके बारे में बताना है हम सभी को, ठीक है। चलिए पाकिस्तान वाले देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे पाकिस्तान के क्षेत्र हैं जो किसको छूते हैं? भारत के सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो है एक राज्य आ जाएगा गुजरात, जो है पाकिस्तान को छूता है। उसके साथ साथ से राजस्थान आ जाएगा। उसके साथ साथ से क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। उसके साथ देखा जाए तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। उसके साथ देखा जाए तो लेह लद्दाख आ जाएगा, ठीक है। लगभग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो इससे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। उसके साथ साथ देखा जाए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भारत के? तो एक तो इधर देख रहे हैं तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और इधर देखा जाए झारखंड तो नहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है झारखंड। और आगे देखा जाए इधर तो मेघालय टच कर रहा है, त्रिपुरा टच कर रहा है,
और इधर असम टच कर रहा है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो हाँ, और भी देश कर रहे होंगे, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, और आपको जो भी डाउट रहे हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आप सभी को प्रयास करूंगा कि इस संदेह को दूर किया जाए। और आप सभी लोगों को कैसा लगा एसएसटी पढ़कर? ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। इस वीडियो का माध्यम का जो उद्देश्य है कि आप सभी लोगों के बीच एसएसटी का काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पैदा विकसित किया जा सके, समझ जो है विकसित किया जा सके या पैदा किया जा सके। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का।